दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था पर। आज हमारे स्टूडियो में 3 मेहमान आए हुए हैं। मैं उनका परिचय आप लोगों से करा दूं। आप डॉक्टर कौशिक मुखर्जी जी हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियर हैं और शास्त्री हैं, एकेएस यूनिवर्सिटी में हैं। और डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी हैं, जो विट्स कॉलेज में हैं। आप संजय झा जी हैं, डिग्री कॉलेज से। देश की अर्थव्यवस्था पे मैं सबसे पहला प्रश्न आप लोगों से यह जानना चाहता हूं कि क्या देश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है? मुखर्जी जी। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सारे कुछ तो सही नहीं है, लेकिन मैं विशेषकर जैसे आपसे बात हुई थी कि उत्पादन या प्रोडक्शन पे मैं बात करूँगा। तो हम लोग यहाँ पे मेक इन इंडिया की स्कीम चला रहे हैं, और मैं ज्यों कि फ़ौज से जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक्स एयरफोर्स अधिकारी हूँ। तो मैं जब भी कैंटीन जाता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जो कि मेड इन इंडिया वाले हैं। इन कैंटीन में जहाँ की 30 to 40% रिबेट में सामान मिलता है, फिर भी वो चीज़ें उतनी कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो नहीं पाती है जितनी होनी चाहिए। तो मैं कुछ छोटी छोटी सी रिसर्च और किया हूँ, जिसमें मुझे ये पता लगा है। मुझे बांग्लादेश, वियतनाम दोनों जगह जाने की मौका मिला है। तो मैं देखा हूँ कि वो लोग दोनों छोटे देश होने के बावजूद भी, और हम लोग से बहुत ज़्यादा मतलब नेचुरल कैलेमिटीज़ उन लोगों ने फेस किया है, फिर भी उनकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है और उनका जो कॉस्टिंग है हम लोगों से बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वियतनाम और बांग्लादेश से बन के यहाँ आता है। जैसे आईटीसी की प्रोडक्ट है, इंडियन टोबैको कंपनीज़ की जो भी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि एपरल्स या रेडीमेड गारमेंट्स में अगर हम लोग ले लें कपड़ों का, तो कपड़ों का सूत या कपड़ा ज़रूर यहाँ बनता है, मैन्युफैक्चर बांग्लादेश में होके आता है। तो मैंने एक थोड़ा सा शोध किया कि क्या ऐसा है कि हम लोग चीज़ों को बनाते तो हैं लेकिन उसकी कॉस्टिंग कर नहीं पाते। तो इसमें मुझे जैसा लगा कि एक तो है हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत दिन से चाइना पे डिपेंडेंट थे, प्लस अपने यहाँ जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट वाली चीज़ है ना, उसमें कॉस्टिंग को हम लोग कभी ध्यान में रखते ही नहीं है कि हम तो तब चाइना क्या करता है, चाइना बहुत चीज़ों को कॉस्ट इफेक्टिव बना देता है। अब बनाता कैसे है, वो पहले तो मास रेट में प्रोडक्शन करता है, एक ठीक है, और दूसरी बात है वो हर क्षेत्र में कि जो पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोडक्शन कॉस्टिंग है, प्रोडक्शन लेआउट है, और उसके बाद जो पैकेजिंग है, हर चीज़ में, हर छोटी मोटी चीज़ें में वो लोग शोध करते हैं। उनका एक पूरा कॉर्पोरेट सोशल मतलब रिसर्च टीम है। हमारे यहाँ जैसे हम जानते हैं कि शोध मतलब एकेडमिक्स से रिलेटेड है, ऐसा कुछ है नहीं। चाइना में या अभी हर कंपनी का, चाहे जितनी बड़ी कंपनियाँ हो, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, सभी के अपना अपना खुद का शोध का एक वर्कशॉप है, अलग डिपार्टमेंट है, और उसमें वो लोग एक प्रोडक्ट को लेके कि इसको हम कैसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं और इसकी प्रॉफिट मार्जिन को हम कैसे बढ़ाएं, उसमें बहुत बृहद रूप में वो लोग रिसर्च करते हैं, जहां आईआईटीएंस और आईआईएम के बच्चों को लेते हैं, और लेने के बाद वो पूरी तब जाके उस चीज़ की पहले पायलटिंग होती है, पायलट प्रोजेक्ट डालते हैं, और छोटे मात्रा में वो प्रोडक्शन करते हैं, फिर बाजार में लाते हैं, फिर उसकी कॉस्टिंग चेक करते हैं, फिर उसको मास रेट में प्रोडक्शन वो करते हैं। और हम लोग के यहाँ एक चीज़ और मुझे लगा कि जैसे अगर झारखंड की बात करूं मैं, झारखंड में जमशेदपुर जो कि एक रिमोट एरिया था, वो आज एक बहुत बड़ा स्टील सिटी में कन्वर्ट हुआ है। तो क्या कारण क्या है? क्योंकि एक तो लेबर कॉस्ट कम है, आयरन और सारे नेचुरल रिसोर्सेज का रिजर्व है, प्लस पानी है, और दूसरी बात है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़, कुछ फैक्ट्रीज़, कुछ फर्म्स कुछ ऐसे जगह में लगाए गए हैं जहाँ से हमें रॉ मटेरियल कहीं और से लाना पड़ता है, माइंस किसी और का यूज़ करते हैं, लेबर कहीं और से आता है, तो इसमें हमारा कॉस्टिंग होगा ही होगा। यानी हमें जो होमवर्क करना चाहिए किसी चीज़ का पहले, वो हम करते नहीं हैं, हम सीधा प्रोडक्शन में आ जाते हैं। एक्चुअली जिस दिन से बाज़ार में सामान बिकता है उससे करीबन 4 से 5 साल पीछे से ही उसके ऊपर काफ़ी शोध कार्य होता है, काफ़ी पायलटिंग होती है, तब जाके होता है। और ये सब चीज़ हमें इंडिया में कहीं ना कहीं मिसिंग लगा कुछ जगह में। ये मेरा एक राय है इसके बारे में। तो अगर इन चीज़ों को हम सही करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट करेगा। प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम होता है तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन अपने आप बढ़ाएगा, और हम फिर हो सकता है कि दूसरे देशों में बहुत सारे चीज़ों में डिपेंड नहीं करें। डिफेंस के बहुत सारे प्रोडक्ट बाहर से आते थे, जबकि वो सारी चीज़ हम बना सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर यूनिट है, हेल
दैट इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, उनके साथ उनका बहुत बड़ा कॉरपोरेट रिसर्च यूनिट है। हम लोग कर सकते थे, लेकिन इन सारी चीज़ों में हमने कभी सोचा ही नहीं। हम जानते हैं कि फैक्ट्री मतलब चीज़ों को हमें प्रोडक्शन करना है, लेकिन प्रोडक्शन करने से पहले भी बहुत सारा काम किया जाता है। उनमें अगर हम समय दें, उनमें अगर हम शोध करें, उनमें अगर हम मनन चिंतन करें, तो हो सकता है कि कॉस्ट इफेक्टिव हो और हमारा जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतरता हुआ नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं पटरी में चढ़ता हुआ नज़र आएगा और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। ये देश की आर्थिक विकास की ओर भी ले चलेगा। ये मेरा सरकार खुद सरकारी एनसीईआरटी की किताबों में बच्चों को शिक्षा दे रही है कि वही देश तरक्की करता है जो प्रोडक्शन पर ज्यादा पूंजी लगाता है। इससे आप सहमत हैं? देखिए, भारत जैसे विकासशील देश में केवल प्रोडक्शन जो साइड है वो अहमियत रखता है, लेकिन पूरी तरह नहीं रहता है। बहुत बड़ा सोशल कंसिडरेशन है, बहुत बड़ी आबादी है जो मध्यम वर्ग का है, गरीबी रेखा के नीचे का है। उसको उत्थान के लिए भी बहुत सरकार को काम करने पड़ते हैं और इतने बड़े जनसमूह को लेकर सबका इंक्लूसिव विकास करना पड़ता है। तो इसीलिए टोटल प्रोडक्शन साइड को ही देखेंगे तो ये देश नहीं चल पाएगा। और लेकिन जो बहुत बड़ा जो क्रांतिकारी परिवर्तन होने आ रहा है, आपको मैं ये जानकारी दे दूं, ये भारत की जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और भारत चौथी पायदान पर अभी आ चुका है। इतना जीडीपी बढ़ा है और जबकि इतना ऑब्स्टिकल्स है, इंडस्ट्रियल ऑब्स्टिकल्स है, ऑब्सोलीट कानून हैं जो 1914 के पहले से जब से ये सरकार आई है तो बहुत सारे कानूनों का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया है, पूरे एक्सपोर्ट हब बनाने जा रही है। आप डिफेंस का लीजिए, इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस में रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। जो चीज़ अपने पहले इंपोर्ट ही करते थे तो अब बहुत धीरे धीरे अपने उसको बिल्डअप कर रहे हैं। तो एक दिन में तो होगा नहीं, धीरे धीरे हो रहा है। इतने बड़े जनसमूह को सोचिए कि कोविड जैसे महामारी से देश को उबारने का काम हुआ है, बहुत बड़ा सब जगह हुआ है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा बहुत इफेक्टिव मैनेजमेंट हुआ है। अब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए जो ऑब्सोलीट लेबर लॉज हैं, इंडस्ट्रियल लॉज हैं, इंडस्ट्रियल लिंकेजेज है, IIT-IIM जो है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं है, थियोटिकल बेसिस है, वो दूसरे देश चले जाते हैं। यहाँ लिंकेजेज नहीं है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। तो इस पर सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान है। धीरे धीरे बहुत तेज़ी से विकास उस चीज़ में हो रहा है। अब जहाँ तक ये देखिए, आप ये बताइए, जो भारत का जैसा है, भारत का आर्म्स के लिए आज ही का न्यूज़ में है, यूक्रेन अभी लग रहा है जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मैं खरीदूँ। ये काबिलियत तो चल रही है। इतने बड़े जनसमूह को आप इतने बड़े जो जनसमूह है, आप बताइए फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है। और IMF का कल का रिपोर्ट जब उसके मैनेजिंग डायरेक्टर का मैं सुन रहा था, उन्होंने बोला जो ट्रिमेंडस है भारत का, वो इतने बड़ा अनूठा चीज़ किया है जो डायरेक्ट कैश बेनिफिट किया है। आप को सोचिए 40 करोड़ 50 करोड़ लोगों को डायरेक्ट कैश दे रहा है। जो भारत में जो प्रॉस्पेरिटी समृद्धि आ रही है उसका वाजिब हक तो उनके पास भी है। उतने बड़े मासेस को उसको छोड़ के कैसे चलेंगे? तो ये मेरा समझना है बहुत राइट ट्रैक पर जा रहा है। कुछ अपकमिंग जो चल रहे हैं उसको टैकल किया जा रहा है। हर वार फ्रंट पर मोदी सरकार ये लगी हुई है। मेरा विश्वास है जो 2047 का विजन है उनका और जो मिशन है ये जरूर सक्सेस होगा और इतने बड़े देश को सबको सामूहिक रूप से विकास का बहुत अवसर मिलेगा। ये देश अच्छा करेगा। हम आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी कई देशों पर आश्रित हैं। हम दवा, कागज, कपड़े, जूते, इलेक्ट्रिकल चीजें आयात कर रहे हैं। अग्रवाल जी, मेरे हिसाब से ये आपकी बात सही है एकदम कि हम आज़ादी के 75 साल में हो गए हैं और उसके बाद भी हम बहुत सारी चीज़ें आज भी आयात करते हैं। तो इसका हम ये मोटिव नहीं निकाल सकते हैं कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो एक ज़माना था कि हम मोबाइल फ़ोन के मामले में हमारे यहाँ 2 यूनिट लगी थी, केवल 2 यूनिट्स थी। हम लगभग 3 करोड़ मोबाइल बनाते थे। हम अपने इंडिया की ही कैपेसिटी को पूरा नहीं कर पाते थे, डिमांड को सब कंप्लीट नहीं कर पाते थे। मैं 1 यूनिट की बात कर रहा हूँ, फिर अपन डिटेल में जब कभी बात करेंगे तो मैं विस्तार से बात करूँगा। प्रेजेंटली इंडिया में 200 यूनिट काम कर रही हैं और हम लोग, लेकिन इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा? रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है। मैं उसकी भी बात करता हूँ आपसे, बट पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ कि 200 यूनिट काम करने की वजह से हम 33 करोड़ मोबाइल पर ईयर मैन्युफैक्चर करते हैं। यानी काफ़ी कुछ हद तक हम जो एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके मंगाते थे उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम हुई। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ आपकी कि हम उसका रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है या रॉ मटेरियल हमें बाहर से
इम्पोर्ट मंगवाना पड़ता है। तो डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि 1 या 2 साल का काम नहीं है। अब उसके जो भी इक्विपमेंट्स हैं या उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जस्ट लाइक हमको एक पूरा का पूरा चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, तो दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ मोर देन 30 लाख करोड़ रुपीज़। तो वो इतना आसान नहीं है कि वो 1 साल में हो जाएगा या 2 साल में हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। तो उस पर भी काम चल रहा है, नो डाउट। जो करंट गवर्नमेंट जो भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, अगर ये मान लीजिए मोदी जी आज से 50 साल पहले आए होते तो उनको उस समय के हिसाब से वर्क करना पड़ता। और आज जो गवर्नमेंट है उसको जो जितना भी किया हुआ मिला है, डेफिनेटली उससे आगे वर्क हो रहा है, दैट इज़ 100% ट्रू। रोड के मामले में देख लें तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो रहा है, जिससे नो डाउट जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन वर्क है, जो टाइमिंग है, वो रिड्यूस होगा। और उससे भी ऑटोमेटिकली जो भी मुखर्जी सर ने कहा कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जो अभी हमारा एक ट्रेन जाने में, एक माल दिल्ली से मुंबई पहुंचाने में हमको 48 घंटे, कभी 1 हफ्ते लग जा रहा है, अब जब डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बन जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा तो वही 24 घंटे में पहुंचेगा, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी। तो डेफिनेटली जो हम इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं या एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो एकदम से हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट वो रिड्यूस धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि उसका फोकस है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, जो कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 एक्सपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने लेके आया है। आपने रेलवे माल ढुलाई की बात की। 2 ट्रैक जो सवारी गाड़ियों के लिए है, उन्हीं 2 ट्रैक पे हम डिपेंड है, मालवाहक भी। बिल्कुल। क्या हम तीसरा ट्रैक नहीं बना सकते हैं माल ढोने के लिए सिर्फ? अभी जो जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में, इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी 4 ट्रैक्स पे काम कर रही है, दैट इज़ नेम ऑफ डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर। उस पर एग्जैक्टली मुझे मतलब लिंक याद नहीं कि कहाँ से कहाँ तक का स्टार्ट हो चुका है, बट उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है, जिस पे अपन सेपरेट ट्रैक ही बना रहे हैं कि मालगाड़ियाँ दौड़ेंगी। तो उससे 2 बेनिफिट होंगे। नंबर 1, हमारा माल टाइम पे पहुंचेगा, जो मुखर्जी सर ने कहा कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी, कहीं ना कहीं उसका रोल प्ले होगा। सेकंड, जो हमारा जो मालगाड़ियों के अलावा जो पब्लिक सवारी गाड़ी हो, उस पर भी हमारा जो प्रभावित नहीं होंगी और पब्लिक टाइम पे पहुंचेगी। हम प्रोडक्शन की जगह पैसा कहाँ लगा रहे हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी 3000 करोड़, राम मंदिर अयोध्या में 1800 करोड़, न्यू संसद भवन 1250 करोड़, उज्जैन महाकाल मंदिर 850 करोड़, अब 209 करोड़ से वहां एक रोपवे की घोषणा हुई है। तो ये पैसा अगर हम प्रोडक्शन में या इन चीजों में लगाते हैं, झा साहब। मैं तो पहले इस बात से आपके सहमत हूँ, जो इतना पैसा इसमें लगाया जा रहा है, लेकिन क्या है, जो सरकार चलाने के लिए देश का जो समग्रता से देखना पड़ता है, और देश में जो है अभूतपूर्व चीज़ हो रहा है। और आप जब रीराइट कर रहे हैं, हिस्ट्री को कर रहे हैं, पॉलिटिकल लाइनेज तय कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा चीज़ नहीं हुआ है, कुछ ऐसा चीज़ हुआ है जो कभी नहीं हुआ इतिहास में। तो इतिहास को बदला जा रहा है, इतिहास को रीराइट किया जा रहा है। उसमें बहुत सारे पैमाने आते हैं जो सोशल फैक्टर होते हैं, और सोशल फैक्टर में होते हैं तो वो कंसिडरेशन एब्सोल्यूट इकोनॉमिक्स नहीं होता। आप कहेंगे जो मैं तब देश की सीमा की रक्षा करने में आप डिफेंस पर अरबों रुपया खर्च करते हैं, तो वो जरूरी क्या है? उससे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी और डिफेंस दोनों अलग चीज हो गई। स्टैच्यू ऑफ जैसे लिबर्टी में आपने करके आप देखिए, रिलीजियस टूरिज्म जो है भारत में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। अयोध्या का राम मंदिर हो जाएगा तो दुनिया का हर एक आदमी आके उसको देखेगा। कॉरिडोर बन गया है तो देखिए हर एक आदमी आएगा, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसा कुछ एब्सोल्यूट नहीं है तो उससे रोजगार नहीं होगा। लोगों का आस्था है, आस्था वहाँ जाएंगे ही, इनकम लोगों के जनरेट होगा ही। आप डायरेक्ट मटेरियल नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन सोशल सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं। महंगा और सरकार की जो प्रायोरिटीज होती है, सरकार को एब्सोल्यूट इकोनॉमिक्स से प्रायोरिटीज तय नहीं होती। ये कोई कम्युनिस्ट देश नहीं है, लिबरल डेमोक्रेसी है। हर एक आदमी वोट करता है, आप डायरेक्ट इकोनॉमिक्स दीजिएगा, सरकार बदल जाएगी। इसीलिए वो कंसिडरेशन लेना पड़ता है। और ऐतिहासिक जो अवसर रहता है तो ऐतिहासिक चीज़ होती है, इसमें एक हिस्सा वो भी है। महंगाई और भूखमरी में भी हमारे पायदान बढ़ते जा रहे हैं। अब जो एक बड़ा अच्छा चीज़ है, मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। 17 का टाइम मैगजीन बड़ा प्रतिष्ठित मैगजीन है पूरे दुनिया का। मैं भी कभी देखता था, स्टूडेंट लाइफ में देखता था, कभी काल देखता। आज मैं देख लिया था गलती से, उसका एक कवर सर्व से अभी आया है तो उसने लिखा था क्या, ग्रेट डिवाइडर। अच्छा, नेक्स्ट डे, चूँकि मैं फॉरम पर लिखते रहता हूँ, तो दूसरे दिन 24 घंटा में ग्रेट यूनिफायर
टाइम का है, जो दुनिया में सबसे एक्लेम्ड माना जाता है। इसीलिए उस टाइप के जो चीज़, हंगर इंडेक्स जो है 107 से 165 3 घर खिसक गया, उस तरह से कि जो फॉरेन ओरिजिन के जो क्या कहते हैं, जो इनुमरेटर है ना, वो भारतीयता को जज नहीं कर सकते। ये तो मेरा कंफर्म मानना है। इसलिए मूडी, स्टैंडर्ड पुअर, अरे वो तो अपने हिसाब से करते रहते हैं, जो करते रहते हैं। इसलिए नहीं थी। ये देखिए जो मासेज है यहाँ पर, उसके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है कि नहीं, उसको यदि मान लीजिए लाइवली, जो फ्रीडम फॉर हंगर, जो अर्थशास्त्र का या वेलफेयर स्टेट का अंतिम लक्ष्य यही होता है, जो मासेज है उसको कम से कम भूख से आज़ादी तो मिलनी चाहिए, और उस रास्ते पर अपने लोग चल रहे हैं। जी, कुछ आप बोल रहे हैं? हाँ, मैं सर की बातों में कुछ बोलना चाह रहा था। एक्चुअली अर्थशास्त्र की किताब में या परिभाषा में जो चीज़ों को लिखा जाता है, वो चीज़ प्रैक्टिकली देखा नहीं जाता। और ये जो आप बोले हैं, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, उसमें खर्च किया है, तो उसमें 2-3 पॉजिटिव चीज़ें हैं। उन्होंने जो उसको बनाया वो सारे वेस्ट मेटल से बनाया है, पहला। दूसरा, एक टूरिज़्म डेवलप हुआ है, एक अर्निंग डेवलप हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। और राम मंदिर से भी एक रिलीजियस टूरिज़्म डेवलप होगा। लेकिन हम लोगों को इकोनॉमिक दृष्टिकोण से इस पॉइंट को कंपेयर करना पड़ेगा कि जितना हमने इन्वेस्ट किया, क्या आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उतना है, उस हिसाब से है। हमें एक एवरेज निकाल के, तो उस हिसाब से। और एक सर का जो बात जो है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो रेटिंग वाली जो एजेंसी है ना, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। क्या हम उसी रेटिंग के थ्रू हर संगठन का रेट कर रहे हैं? क्या वर्ल्ड में वो रेटिंग एजेंसी हर बराबर पैरामीटर्स को ले रहे हैं? क्या टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने जो रेट कर दिया वो स्टैंडर्ड है? इसीलिए जिस टाइप से अपना टैक्सेस का एक प्लेटफॉर्म बना है जीएसटी का, उस टाइप से अगर रेटिंग का एक नेशनल या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो, जैसे हम लोग एकेडमिशियंस जो भी हैं, सोशल साइंसेज में जो भी हैं, इनका जो फैक्टर्स को काउंट करते हैं, वो एक ही एजेंसी है जिनकी फैक्टर्स को काउंट करना चाहिए, कि थॉमसन रॉयटर्स की हम फैक्टर्स को काउंट कर लिए। वैसे ही सर के जो पॉइंट में बोलना था कि स्टैंडर्डाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, अलग अलग हिसाब से, अलग अलग एंगल से चीज़ों को देखते हैं। वही अगर एक नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन हो, उस तरीके से हम चीज़ों को जज करें, या एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो जो कि सारे संगठन को या सारे की वर्किंग को एक तरीके से जज करें, तो फिर वो चीज़ें बहुत हद तक न्यूट्रल डिसीजन माना जाएगा। या किसी ने लिख दिया कि इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो उसको हम स्टैंडर्ड ना माने। एक पॉइंट, मतलब आपका कहना है कि उस चीज को, जो अभी ये रिपोर्ट आई है, इस चीज को हम लोग नकार रहे हैं। नकार हम नहीं रहे हैं, ये एक हाइपोथेटिकल फॉर्म में है। अगर हमारे पास 2 जूते की कंपनी है, हम बोलते हैं वो अच्छा है, ये अच्छा है, अभी आप तो ये भी नहीं बोल सकते कि कौन सी अच्छा है। आपको तो उसके लिए बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके प्रूव करना पड़ेगा कि वो चीज़ सही है। हाँ, हो सकता है कि वो सही भी हो सकता है वो गलत भी हो। एक चीज़ ये है। और एक सर की जो डिस्कशन से, झा सर का डिस्कशन से एक चीज़ समझ में आया, जिसकी मैं प्रैक्टिकली फेस कर रहा हूँ प्रॉब्लम, कि ब्रेन ड्रेन का बात सर ने किया। जैसे मेरा लड़का है, वो भी आईआईटी धनबाद में पढ़ रहा है, बीटेक इलेक्ट्रिकल कर रहा है। हमारे घर से 2 बच्चे और आईआईटी से हैं, वो दोनों के दोनों यूएस में सेटल्ड हैं। तो मेरे भी दिमाग में हमारा एक ही लड़का है, तो हमने सोचा, हम बोले कि देखो तुम्हें एमएस भी करना है तो तुम करके वापस आना, ठीक है। वो बोला ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे वो एलुमनाई से मिल रहा है सब, आईआईटी और ये, तो जैसे इसमें हम लोगों की जो सिस्टम है, अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसमें एक बहुत बड़ी कमी नज़र आ रही है। जिस चीज़ को, जैसे क्या है, जैसे एक मतलब केस स्टडी मैं बोलूँगा, जो हमने अपने, मेरे लड़का है उसकी 10 दोस्त हैं, उसके ऊपर मैंने किया है, और सबकी मानसिकता वही है कि पापा यहाँ से बीटेक करके एमएस बाहर करना है, वहीं जाके सेटल होना है। ये वाला मानसिकता भी से बन गया है। वो लड़का 20 साल 19 साल अभी क्रॉस किया, 20 साल का है वो लड़का, ठीक है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको इन लोग, क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा वो लोग एनालिटिकल है, बहुत सारी चीज़ों को देखता है। बोला जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, जो डीआरडीओ है और इसरो, ये 3 संगठन जो है पब्लिक सेक्टर में बहुत टॉप का माना जाता है। इनमें इंटर्नशिप वगैरह इनके यहाँ से जाता है। बोलता है पापा, टेक्नोक्रेट्स का जो वैल्यू है इंडिया में वो कम है। वो लोग अभी एक रिसर्च कर रहा है, कुछ ड्रोन बना रहा है, जो कि कुछ है, मेरे को उतना डिटेल्स में पता नहीं, लेकिन सम ड्रोन दे आर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। उसको जो कॉस्टिंग और कंट्रोल और जो मार्केटिंग करेगा, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा।
ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में डिसीजन देने के लिए इंडिया में सीनियर पोजीशन में टेक्नोक्रेट्स का होना जरूरी है, जो विदेश में, विकसित देश में ये पाए जाते हैं, और टेक्नोक्रेट्स का बड़ा वैल्यू है। इस कारण से बच्चे जो है उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे हमारा भतीजा भी है, वो भी वहाँ सेटल है चिकागो में, और एक भांजा भी है। उनसे भी बात किया तो एक कॉमन पॉइंट मुझे नजर आया कि हम लोगों का जो है ना वर्क एथिक्स और वर्क की वैल्यू, और हमें जज करने वाला एक इंजीनियर ही है, हमें जज करने वाला एक आईएएस अफसर नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। जो डीआरडीओ इसरो में भी बताते हैं कि जो प्रमोशन होता है, उनकी जो प्रमोशन की सारे पेपर्स वगैरह जो भी बनाते हैं, जज करते हैं, वो जज कौन करते हैं? जज करने वाला एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस कारण से बच्चे जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हमारे लिए बहुत लॉस है। यूके का इकोनॉमी को चलाने वाला, सिंगापुर को चलाने वाला जो कि एक विकसित देश है, अमेरिका को चलाने वाला, जापान में भी अभी भतीजी गई है क्योटो में, क्योटो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गई, वहाँ भी वो लोग दुर्गा पूजा मनाई, वहाँ भी बहुत इंडियंस हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि जो टैलेंटेड बच्चों को, टैलेंट्स को, ब्रेन को हम लोग यहाँ नहीं संभाल पा रहे हैं, वो बाहर समझ जा रहा है, बाहर उनको समझ जा रहा है कि क्या चाहिए इनको चाहिए कि इनको कंट्रोल करने वाला एक टेक्नोक्रेट्स हो। ये एक बहुत मेहनत से एक प्रोडक्ट, एक सर्विस, एक कुछ भी चीज़ को रिसर्च करने के बाद निकाल रहे हैं, तो उसको जो जज करे केवल मार्केटिंग के दृष्टिकोण से ना देखे। इस कारण से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और ब्रेन ड्रेन सर के अनुसार सही है। ब्रेन ड्रेन को अगर हम लोग रोकें तो ये काफ़ी हद तक बच्चे अपने देश के लिए काम करेंगे, अपना देश विकसित होगा और बहुत सारी चीज़ें होगा। तो ये थोड़े बहुत ये सब चीज़ें जो है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अर्थव्यवस्था को इफेक्ट करता ही करता है। वो अर्न करेगा, वो 40% अमेरिका को दे देगा, वो 40% हो सकता था कि हमारा। और एक चीज़ें हैं कि ऑफकोर्स हमारे विकासशील देश हैं, तो हमारी पेइंग कैपेसिटी शायद उतनी नहीं है, उनका पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है। वो तो एक बड़ा देश है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत जनसंख्या है, लेकिन बहुत सारे उसके साथ डिसएडवांटेजेस भी जुड़े हुए हैं। तो मैं इस चीज़ को एक प्रैक्टिकली मैं इनसे बातचीत करके ना, मेरे को एक ये दृष्टिकोण दिखा इन लोगों का, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी चाहते थे, हम नहीं चाहते थे कि एकदम वो जाए बाहर, हम चाहे तुम इधर आओ। हम तो बोल रहे हैं भैया तुम आके IIT में पढ़ाओ, तुम NIT में पढ़ाओ, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर जॉब है। तो अब उन लोगों का ऐसा लगता है। तो ये सारे चीज़, ब्रेन ड्रेन, स्टैंडर्डाइजेशन, प्रॉपर रेटिंग एजेंसी और प्रोडक्शन कॉस्ट को इफेक्टिवली बनाना, तो ये सारे चीज़ हमारे अर्थव्यवस्था को ये करेगा। और जहां हमें दिख रहा है कि सरकार खर्च कर रहा है, ठीक है, वहाँ हो सकता है कि कुछ उनका कुछ इकोनॉमिक मोटिव हो जो अभी हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले 5 साल 10 साल में दिख जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी चीज़ है कि फजूल खर्च, क्योंकि हमारे विकासशील देश है, हमारे पास उतना अर्थ तो है नहीं कि हम फजूल खर्च कर पाएँ, तो उसे भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो सोशल इंजीनियरिंग में जिस तरीके से प्रोडक्शन में हम कॉस्ट को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, उस टाइप से सोशल इंजीनियरिंग में आपको कॉस्ट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जैसे लखनऊ में एक बहुत बड़ा वो बना हुआ है, अपने एक रिलेटिव में हम गए तो बहुत बड़ा एक गार्डन बना हुआ है, वहाँ हाथी लगे हुए हैं, वो सोशल इंजीनियरिंग का एक ही है, ठीक है। तो उसका कहीं कहीं मेरे दृष्टिकोण से मेरे को उतना खर्च का कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया। तो हो सकता है कि मैं खुद बोलता हूँ, मैं बीइंग ए बंगाली, कलकत्ता में बहुत ज़बरदस्त दुर्गा पूजा होता है। अपने मेरे घर के पास जो हुआ है, मैं तो अभी धनबाद में झारखंड में सेटल हूँ, हमारे घर के पास जो हुआ है लिंटन स्ट्रीट में, 6.5 करोड़ रुपया खर्च किया है, ठीक है। तो उसकी इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिकली उतना खर्च कर रहे हो तो वो मूर्तियाँ क्या होगी, वो पंडाल क्या होगा, उसकी रीयूज़ क्या है। हाँ ठीक है, बहुत लोगों को जॉब मिलेगा, 10 दिन वो लोग अर्न करेंगे, जितने भी ठेले वाले हैं, अनरजिस्टर्ड बिजनेस हैं, वो एक है, लेकिन क्या उतना खर्च करने का क्या है, ये सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। धन्यवाद। रोजगार और आर्थिक तरक्की शायद प्रोडक्शन से होती है, और ये जो रोजगार के अवसर प्रदान करना, मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मतलब पर्यटक आएंगे और ये सब होगा, ये दोनों विषय अलग मुझे दिख रहे हैं। खैर, मैं एक तीसरे विषय पे आ रहा हूँ, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, बट मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि आज से काफ़ी समय पहले, आज से 10-20 साल पहले की अगर हम बात करें, तो हमारा रेलवे बजट अलग से आता था। क्यों ऐसा था? क्योंकि हमारा जो टोटल कंट्री का GDP था, उसका 25% से ज़्यादा हम रेलवे से कवर अप करते थे। बट एक ग्रोथ के बाद वो लगभग 1 से 2% रह गया, तो रेलवे बजट को हटाना पड़ा। सेम मैन्युफैक्चरिंग है, एक ज़माना था जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही एक ऑप्शन होता था रोज़गार बनाने का या ग्रोथ करने का। अब वो एरा थोड़ा सा चेंज हुआ है। वी ऑल्सो फोकस ऑन सर्विस इंडस्ट्री। तो एक वो बहुत बड़ा सेक्टर है जिस पे आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को ध्यान ना दें, सर्विस सेक्टर को भी ध्यान दें। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि
दुनिया भर में स्विफ्ट सिस्टम चलता है, उसके थ्रू इंटरनेशनल पेमेंट्स होते हैं। अभी हमने देखा रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ और उसकी कमांड किसके पास थी? यूएस के पास। उसने एक बटन दबाया और उसका सारा कनेक्शन कट। नो डाउट इस पे इंडियन गवर्नमेंट ने इस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं, बहुत पहले से इंडिया में काम चल रहा था। 2016 से हम यूपीआई पे वर्क कर रहे थे। आज यूपीआई को यूएस के गूगल कह रहा है यूएस गवर्नमेंट को कि भैया यूपीआई जैसा हमारे पास भी कुछ होना चाहिए। और नो डाउट वो जो यूपीआई सिस्टम है, आज कई कंट्रीज हमसे डिमांड कर रही हैं, म्यांमार ऑलरेडी हमसे ले चुका है। और इस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे हम इस बात पे तो इंडिपेंडेंट हो गए ना कि अगर हमारे ऊपर फ्यूचर में ऐसा कुछ आया तो वी हैव अनदर सिस्टम कि भाई वो मास्टर और वीज़ा बंद भी कर देंगे तो हमारा सिस्टम चल रहा है। तो दैट इज़ अ सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्री जो है ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत गैप है और बहुत सारे लोग इंडिविजुअली भी काम करके अपने लिए रोज़गार जनरेट कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी दे सकते हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम 200, 400, 500 करोड़ की फैक्ट्री लगाएंगे तभी रोज़गार जनरेट करेंगे। आज एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप पे कोई लड़की एमसीए ढंग से कर ले तो वो भी 10 लड़कों को जॉब दे सकती है और अच्छे खासे अर्निंग कर सकती है। एक तीसरा विषय ले रहा हूं कि देश से पैसा लेकर भागने वालों से अर्थव्यवस्था पर कितना असर हुआ। DHFL 42,000 करोड़, नीरव मोदी 12,000 करोड़, मेहुल चौकसी 13,600 करोड़, विजय माल्या 10,000 करोड़, जतिन मेहता 7,000 करोड़, नंदा कोचर 3,200 करोड़, नितिन 6,000 करोड़, ललित मोदी 3,000 करोड़, ऐसे 31 कारोबारी देश से पैसा लेकर भागे हैं जिन्हें सरकार ने खुद भगोड़ा घोषित किया है। जैसा सर, इस मामले में मेरा स्पष्ट विचार है। जो अब क्या है, जो लिटिगेशन जो है, जुडिशियल सिस्टम जो है, मतलब जुडिशियल सिस्टम कहीं और बड़ा कॉम्प्लिकेट होते हैं, भारत में तो बहुत ज़्यादा ही है। एक लाइफ टाइम लग जाता है, आप एक बार इम्प्लिकेट हो जाइए तो पूरा एक ज़िंदगी चली जाती है। और वो कल ही नरेंद्र मोदी जी बता रहे थे, लेकिन जज अपने खुद नहीं बोल सकता। ये ठाकुर जी रोते रोते विदा हुए, सब जजेस का यही हालत है। वो अपने से रिफॉर्म करने की स्थिति में नहीं है। वो एक कोई रेफरेंस दे देता हूँ, 1917 में 4 जज आए थे, बड़ा कहे डेमोक्रेसी का था, एक दिन का रिवोल्ट किए थे। अब पूरे दुनिया में उससे कमज़ोर रिवोल्ट नहीं हुआ। दूसरे दिन न पेपर में आया, न कुछ हुआ, न कोई एक आदमी खड़ा हुआ उनके। तो उनकी ये स्थिति है सामान्य कॉमनर के लिए। तो ये जो सिस्टम था, जब मैं पहला बार देख रहा था ये बैंक ऑफ इंडिया का, अरे पी नोट्स जारी हो रहा है और उसको कोई देखने वाला नहीं है, एक मैनेजर कर रहा है। तो आपके क्या सिस्टम है भाई? जारी कर रहा है और कुछ नहीं देख रहा है, नोट जारी किया जा रहा है। तो बताइए इससे क्या मतलब? इस सिस्टम पर तो मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ अभी तक। अब तो जो इमीडिएट रेमेडी है आगे के लिए भी, उसकी जितनी संपत्ति भारत में है उसको तो आप तुरंत कन्फिस्केट कर लीजिए, तुरंत। आप बाहर में लिटिगेशन अपना लड़ते रहिए, जो 5 साल लड़िए, 10 साल लड़िए, पैसे सरकार का और खर्च कीजिए, लेकिन भारत में जो एसेट उसका जो भी बचा हुआ है वो तो आप कन्फिस्केट कर लीजिए। और ऐसा सुधार कीजिए, बैंकिंग में बहुत सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। बना क्या ट्रिमेंडस। जो टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा, मतलब क्या है, बिना टेक्नोलॉजी के आप उसको सुधार नहीं सकते। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन कीजिए तो ज़्यादा सुधरेगा, उससे बचा जा सकता है। आपका क्या मत है इसमें? सही है, सर का दृष्टिकोण सही लगा, लेकिन मेरा भी एक एंगल है। सर का जैसे बोलना है कि इमीडिएटली जो चले गए हैं, देखिए इतना बड़ा देश है, ठीक है, तो इतना बड़ा देश में प्रॉब्लम्स तो होंगे और इतनी डाइवर्सिफिकेशन है, इतनी तरह की विविधताएँ, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग लैंग्वेज, और एमपी में ही आप देखेंगे बहुत सारे लैंग्वेज, तो इससे संभालना उतना आसान तो नहीं है। लेकिन हमें टेक्नोलॉजी का, आईटी का हेल्प लेके चीज़ों को और सिक्योर करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होते जाएंगे तो हो सकता है कि ये सारे चीज़ें कहीं हमें मॉनिटर करना आसान हो। अभी जितना हम लोग डिजिटल हो रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उतना आप देखेंगे कि चीज़ों को पकड़ना हमारे लिए आसान हो रहा है। पहले कुछ भी, कोई भी कैसे भी काम करके लिख के दे देते थे, पता नहीं रहता था। अभी तुरंत अभी प्लेगरिज्म चेक आ गया, अभी ऑनलाइन आपका चेक कर लेते हैं। उस तरीके से मैक्सिमम टेक्नोलॉजी को हम लोग इसमें इंक्लूड करें। और एक चीज़ है कि टेक्नोलॉजी को मिसयूज़ ना हो, इसके ऊपर हमें डू नॉट्स के ऊपर ज़्यादा काम करना है। वो डू अपने आप आ जाएगा कि करना क्या है, करना क्या नहीं है, कि हम यूज़ कर रहे हैं,
कि पासवर्ड कैसे रखें, सिक्योर कैसे करें, साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग हो, साइबर रूल्स कितने स्ट्रांग हो, ताकि और ये जो हेवी ट्रांजैक्शन अगर हो लेकिन उनका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाए डिजिटली, कि अगला बंदा अलर्ट हो जाए, उसकी क्वेरी करे। जैसे बहुत जगह होता है, ऐसा नहीं है, कोई अगर माइनर है उसके अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा अगर आप डालते हैं, इमीडिएट कई बार फ़ोन आ जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। तो ये इस टाइप की कुछ अगर इंडिकेशन हो टेक्नोलॉजी की यूज़ से, क्योंकि हम लोग आईटी में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और डिजिटल टेक्नोलॉजी भी डेवलप्ड है, तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, लोगों को ट्रेन करें, नए सिस्टम को अडॉप्ट करें, और वर्ल्ड में जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है बैंकिंग में, वहाँ बैंकिंग सेक्टर के लोगों को ले जाके कंपैरेटिव हम लोग कंपेयर करके चीज़ों को जान सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, बहुत छोटा छोटा देश है। जैसे सिंगापुर की हम बात करें तो बॉम्बे इतना बड़ा देश है, लेकिन उनका अपना 54 रुपये, उनका $1 है, वो विकसित देश में आते हैं। उनका पूरा के पूरा ऊपर से नीचे सारी चीज़ उनका टेक्नोलॉजी का यूज़ है। वो जो समुद्र पानी उनका है नहीं, मीठा पानी है ही नहीं, वो खारा पानी को मॉडिफाई करते हैं, और फैन इतने बड़े बड़े लगा रखे हैं कि उसके अंदर 10 लोग बैठेंगे तो स्पीड बढ़ेगा, 3 लोग हो जाएंगे स्पीड कम हो जाएगा अपने आप। यानी टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं आपको रिप्लेस करना पड़ेगा मैन पावर को, और मैन पावर को आप ट्रेन करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये चीज़ है, अपने पास क्या मानव संसाधन की प्रचुरता है, तो उनको भी किस तरीके से प्रयोग किया जाए चीज़ों में, वो भी देखना पड़ेगा। बड़ा देश है, बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत प्रॉब्लम है, और चीज़ें हैं नेगेटिव भी हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सर का एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जो इमीडिएट जो भी उनका चल अचल जितने भी संपत्ति लगे, उनको लेके कुछ क्विक डिसीजन, क्विक जुडिशियरी डिसीजन ऐसा हो कि उसको भरपाई के लिए हम लोग इमीडिएट, ऐसा नहीं कि लेके रख लें और 20 साल बाद 25 साल बाद उसकी डिसीजन हो, उसकी यूज़ हो, उसको इमीडिएट हम लोग यूज़ करके उसको सरकारी ये में आए, और नहीं तो सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ा सा मेरा जो पॉइंट है कि अगर हम लोग देखें तो मिडिल क्लास के ऊपर इन सब चीज़ों का प्रेशर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आता है, ठीक है। क्योंकि मिडिल क्लास आपका एक ऐसा है, देखेंगे आप, जैसे मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, फौज में मेडिकल फैसिलिटी हम कभी यूज़ करते नहीं, हम वही मेडिकल इंश्योरेंस अलग से करा रखे हैं, उसको हम करते हैं यूज़, ठीक है। जो भी आपका लोअर मिडिल क्लास है या जो भी गरीब लोग हैं, वो कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम में डिपेंडेंट है, और जो पैसे वाले हैं उनके लिए ये सब बहुत इशू नहीं है। तो आपका जो एक्सिस है, जो मेन लोड आता है मिडिल क्लास के ऊपर आता है, तो चाहे ना चाहे कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के ऊपर ये चीज़, ये लोड आता ही आता है। जी अग्रवाल जी, आपका क्या कहना है? देखिए, नो डाउट ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि इतने लोग हमारे देश का पैसा लेके चले गए। लेकिन मैं इस पॉइंट पे एक चीज़ से मीडिया जगत से नाराज़ हूँ कि हम केवल, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे पहले भी पैसे लेके लोग भागते थे, अभी भी लोग भागते हैं, और जैसा सर लोगों ने कहा कि अगर हम डिजिटलाइजेशन या उनके ऊपर मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं करेंगे तो आगे भी लोग भागेंगे, और हम इसी तरह से चर्चा करते रहेंगे कि ये आदमी इतना लेके भाग गया। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस तरह की निगेटिविटी फैलाने से बेहतर है इस पे चर्चा हो, बट इस बात पे भी चर्चा हो कि गवर्नमेंट ने उस पर स्टेप्स क्या लिए हैं, कितना रिकवर किया गया है। जब इस तरह की पॉजिटिव बातें होंगी ना, तो ऑटोमेटिकली जो जिनकी हिम्मत पड़ रही है ऐसा करने की, वो धीरे धीरे डाउन होगी। ये एकदम से नहीं होगा कि हम आज बात कर रहे हैं और 2 महीने बाद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि एक एक पैसा मॉनिटर होने लगे। तो पॉजिटिवनेस फैलाना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतर है कि हम ये बताएं कि भाई नीरव मोदी लेके तो गए 12,000 करोड़, पर गवर्नमेंट ने 4,000 करोड़ रिकवर कर लिया। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि 4,000 करोड़ रिकवर किया कि नहीं किया। मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ कि ये भी हमको बताना होगा पब्लिक को कि जो करंट गवर्नमेंट है उसने इतना रिकवर किया है, या ये प्रोसेस यहाँ तक पहुँच गया है। नो डाउट हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट होता है। झा जी, सरकार ने लाखों करोड़ रुपए बैंक के कर्जे माफ किए, क्या उसका लोड पब्लिक पे नहीं है, अर्थव्यवस्था पे नहीं है? देखिए क्या है, जो लोड है ठीक है, उसको मोनेटाइजेशन हो जाता है फर्दर उस चीज़ का, उसका जो इमीडिएट प्रभाव पड़ता है, जो आपको इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता ही है, जो अभी देख लीजिए भारत में चल ही रहा है। लेकिन अभी ऐसा करिए जो पूरा दुनिया के सभी देश जो हैं त्रस्त हैं, अब भारत से ज़्यादा त्रस्त हैं। ब्रिटेन का देखिएगा हाल, तो
ऐतिहासिक इन्फ्लेशन है। अमेरिका का देखिएगा तो हाईएस्ट 40 साल का इन्फ्लेशन है, उस तुलना में भारत को देखिएगा तो कुछ नहीं है। भारत का जो रेहड़ी चलाने वाला है वो भी कम से कम खा पी ले रहा है, वो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। इन्फ्लेशन तो ट्रांजिशन पीरियड है ऐसा। अब कोविड जैसे महामारी से 2 साल निकले हैं तो क्या है, पूरा स्ट्रक्चरल चेंज आ गया है, इसीलिए ऐसा। अब उसको मोनेटाइज करते हैं अपने, तो मान लीजिए कर्जा माफ़ कर दिए, मोनेटाइज करते हैं, मनी सप्लाई बढ़ता है, मनी सप्लाई बढ़ता है तो थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा। लेकिन भारत जैसे देश में जैसे इतना चीज़ अभी भी जो फिजिकल एक्टिविटी है मोनेटाइज नहीं हुआ है, जैसे हाउस वाइफ काम करती है तो मोनेटाइज कहाँ होगा। एक दिन कीजिएगा तो भारत का जीडीपी बढ़ जाएगा। सही जो कीजिएगा मोनेटाइज तो उसका मान लीजिए कार धक्का देने के लिए आप पैसा देते हैं, नहीं देते हैं, धक्का देता। अमेरिका चलिएगा तो धक्का देगा तो $200 दीजिए, मोनेटाइज है, वो वर्क है। तो भारत में अभी बहुत सारी गुंजाइश है, इसलिए पहला कंसिडरेशन ये नहीं है, पहला कंसिडरेशन है जो लोगों को रोजगार मिले। लेकिन भारत में जगह जगह कार में धक्का देने की जरूरत पड़ती है, अमेरिका में शायद ही कहीं पड़ती हो। मैं इस संदर्भ में ही कह रहा था, जो भारत में ऐसा एक्टिविटी धीरे धीरे ऐसा सारे एक्टिविटी हो रहा है जिसके लिए पहले पैसा नहीं खर्च करते थे, अब उसके लिए क्या है मोनेटाइज हो गया, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। नोटबंदी से अग्रवाल जी देश की अर्थव्यवस्था पर क्या कोई असर पड़ा है? देखिए, कोई भी कार्य होगा उसका असर, उसका प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों होंगे। तो नो डाउट, अगर मैं गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ दूं, एक जनरल परसेप्शन जो पब्लिक का चलता है, या एक जनरल सिटीजन होने के नाते मैं मानूँ तो नो डाउट नोटबंदी से बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट आया है। जैसे अगर मैं ज़मीन ही खरीदने की बात करूँ तो पहले मुझे जिस ज़मीन के लिए 10 लाख रुपए देने पड़ते थे, अब उसके लिए मेरे को कम या ज़्यादा असर पड़ेगा, नो डाउट। अगर मेरे को अपनी जीवनचर्या चलाने के लिए जितना पैसे की ज़रूरत थी, तो अब जो मेरा बॉस है या जो मेरा मालिक है या जहाँ मैं जॉब करता हूँ उसके ऊपर अगर मोनेटाइजेशन का असर पड़ा होगा तो उसका असर नो डाउट मेरी सैलरी पे भी पड़ेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट तो हर घटना के घटेंगे। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा वैश्विक अर्थव्यवस्था खतरनाक रूप से मंदी की ओर बढ़ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? एक्चुअली उन्होंने विशेष कुछ देशों के लिए बोला है, और एक चीज़ है, जैसे इन्फ्लेशन होता है या मुद्रास्फीति बढ़ती है ना, वो एक इंडिकेटर भी है कि आपका अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं ठीक पटरी में है। ये भी इंडिकेशन है, अर्थव्यवस्था अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो इन्फ्लेशन होगा। लेकिन इंडिया के लिए एक कल मैं IMF का रिपोर्ट जिसकी बात कर रहे थे सर, वो बता रहे थे कि कुछ चीज़ों में स्पेशली UPI को लेके बोल रहे थे, स्पेशली वो बोल रहे थे कि एकदम जो लास्ट स्ट्रैटा है गांव में या उनको उन तक पैसा पहुंचाना, तो इंडिया में अभी ऐसा कुछ, मेरा जो पर्सनल राय है कि इंडिया में ऐसा कोई अभी असर शायद हमें नहीं दिखता। ये असर मुझे दिख रहा है ग्रेट ब्रिटेन में, ये असर दिख रहा है कहीं ना कहीं चाइना में भी है प्रॉब्लम, और US वगैरह में डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। क्योंकि उनका क्या है, उनका एक चीज़ें बहुत समझ में आ रहा है कि उनकी लाइफस्टाइल ऐसा हो गया ना, वो इतना ज़्यादा सिस्टम में डिपेंडेंट हो गए हैं। आप जब सिस्टम में डिपेंडेंट हो जाएं और आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाए तो कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव असर है। उसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। एक टाइम में फिनलैंड ने रसिया को कई बार हराया है, लेकिन अभी फिनलैंड डर के मारे नेटो में ज्वाइन करना चाह रहा है। उसका कारण क्यों? अगर फिनलैंड की हैप्पीनेस इंडेक्स देखेंगे आप कि हाईएस्ट है, तो फिर क्या कारण है? तो कहीं ना कहीं आपका जो सुख है, आपका जो लाइफ में बेहतरी है, वो आपकी इन सारी चीज़ों को असर डालता है। ठीक है, तो ये जो मंदी की दौर आएगा इसकी बात कर रहे हैं, इसमें इन्होंने एक बात कहा है कि ये जो साउथ एशियन कंट्रीज जितने भी हैं इनमें शायद ना आए, जो काफ़ी हद तक विकासशील देश हैं उनमें नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ अभी हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हुए हैं। और ऐसा लगा भी है 2-3 साल में हमें लगा था कि हम शायद पटरी में ना आ पाएँ, लेकिन आस्ते आस्ते हमें नज़र आ रहा है कि चीज़ पटरी में आ रहा है। इन्फ्लेशन रेट भी उतना नहीं है। हाँ, ये चीज़ें हैं, बड़ा देश है, प्रॉब्लम है, इनको मैनेज करना पड़ेगा, उतना आसान नहीं है। और दूसरी बात है, हम किसी भी जैसे हम बोल रहे हैं कि बाहर से रॉ मटेरियल आ रहा है,
तो बाहर से रॉ मटेरियल आ रहा है, ये हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर ही ऐसा था। अमेरिका भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था। इटली की कपड़ा उद्योग जो पूरा के पूरा है ऑलमोस्ट चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो लोग क्या चाहते थे, वो लोग चाहते थे कि हम पैसा दें, हमें सेवा मिले, सर्विसेज मिले। ये एक अपॉर्चुनिटी दे दिया चाइना को, वियतनाम को, बांग्लादेश को, कि वो प्रोडक्टिव हब बन गए और हम अपनी चीज़ों को बाहर से मंगाने लगे। तो कहीं ना कहीं सेल्फ एनालिसिस करके ये सारी चीज़। और एक बात भी है कि दूसरे देश में जो चीज़ होता है वो कई बार ना फोकस नहीं होता है उतना। हम लोगों का थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मेरा पर्सनली एक ऑब्जेक्शन है, मैं देखता हूँ स्पेशली डिफेंस का कुछ भी न्यूज़ है, रिसर्च है, इमीडिएट सोशल मीडिया में फटाक से दे देते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपका जो कंपटीटर है वो देख के, या ये चीज़ पब्लिक करने लायक नहीं है। अब चाइना की कुछ नहीं, अब शी जिनपिंग का भी इतना डिस्टर्बेंस चला, आपको पता ही नहीं चल पाया होगा कि अंदर क्या डिस्टर्बेंस होगा। तो मुझे लगता है जो ये बता रहे हैं कि मंदी का दौर आएगा, आएगा जरूर, वो तो होगा। ये एक व्यावसायिक साइकिल है। हो सकता है कोई ना कोई हर साल या अरसों तक एक अर्थव्यवस्था एक ही टाइप का बिहेव करे, ये तो सोचना संभव भी नहीं है। तो अप एंड डाउन आएगा, लेकिन उसको हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, उसको काउंटर कैसे कर सकते हैं, इन सारे मेजर्स को हमें देखने पड़ेंगे। झा साहब, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गोरिंचा ने कहा, सबसे बुरा होना अभी बाकी है, 2023 का साल मंदी की तरह महसूस होगा। IMF के जो अध्यक्ष कह रहे हैं, मैं 2008 वाले में भी समझ रहा था मंदी को, 2008 में यहाँ पर मैं ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, भारत में कभी भी मंदी नहीं आएगा और न कभी आया है। जब से मैं 40 साल से मैं देख रहा हूँ, मंदी कभी नहीं आया है। अब भारत में इतना बड़ा जनसंख्या का और मिडिल क्लास का बेस है जो एक अरब अंडा डेली खाते हैं, यहाँ कहाँ मंदी आएगा? कभी नहीं आ सकता। स्ट्रक्चरल मंदी अमेरिका में आई, मान लिए शांति का प्रयास होगा तो अमेरिका का आर्म्स इंडस्ट्री तो मंदी आएगा ना, दूसरे का कोई चीज़ का मंदी। भारत में तो कहाँ अभी कार देखिए ना, कार का सेल देखिए तो भारत में कितना बाउंस किया है। कोविड के, प्री कोविड को और पोस्ट कोविड को देखिए तो उसको पार कर गया। भारत में कहाँ मंदी का सवाल है? भारत में कभी भी मंदी नहीं आएगा। नहीं। आपको क्या लगता है अग्रवाल जी? नहीं, जो जैसा मुखर्जी सर ने कहा कि इंटरनेशनल जो पैरामीटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं भाई, हम लोग तो नॉर्मली क्लासेस में पढ़ाते हैं, पर जो वो डिफरेंट पैरामीटर को स्टडी करने के बाद अगर ये कह रहे हैं कि IMF के अध्यक्ष कह रहे हैं कि, और उसमें एक वर्ड था, मेरे को एग्जैक्टली वो शब्द भूल रहा है जो उन्होंने इंडिया के लिए कहा था, कि मतलब उसको ये कह सकते हैं कि ट्रमेंडस वर्क जो इंडिया ने किया है, इसकी वजह से मंदी का आने वाले कुछ वर्षों में तो इंडिया पे उसका असर नहीं होने वाला है। हाँ, US में 2023 का आंकड़ा उन्होंने दिया है, चाइना और आपके यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए उन्होंने कह दिया कि बस 4 से 6 महीने की देरी है, तो उस पर असर होने वाला है। तो नो डाउट हम, क्योंकि अब ग्लोबल ऑर्डर पे काम करते हैं, हर जगह पूरा वर्ल्ड ट्रेड पे फोकस्ड हैं, तो अगर वहाँ कुछ होगा तो कुछ असर तो होगा, बट वैसा नहीं होगा जो वहाँ होगा कि अगर वहाँ पे करोड़ों की तादाद में जॉब जाएंगी तो हमारे यहाँ भी लाख में हो सकता है जाए, बट ऐसा नहीं है कि वो जो असर वहाँ चल रहा है वही असर हमारे यहाँ होगा। तो मेरा तो यही मानना है कि, और जो सर से मैं बिल्कुल तरीके से एग्री हूँ कि जब इतनी बड़ी हमारे पास मैन पावर है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो अगर कोई बंदा छोटा सा भी बिजनेस चालू करता है तो उसके लिए बहुत स्केलेबिलिटी है और बहुत सेलेबिलिटी है। सॉरी, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम ही एक गार्जियन हैं, ठीक है, हम सोच रहे हैं कि लड़के को बहुत अच्छा सा जॉब मिल जाए, सिक्योर करना चाह रहे हैं, ठीक है, और अपनी माइंडसेट वैसे बनी नहीं है कि उनको उद्यमिता की ओर भेजें, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की ओर भेजें, ठीक है। तो ये मानसिकता जब बन जाएगा कि हम करके खुद का कुछ काम करेंगे और हम जॉब गिवर बनेंगे, जॉब सीकर नहीं बनेंगे, तो ये मानसिकता कहीं ना कहीं हम गार्जियनों में है। और हम लोग सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी में बहुत काम करते हैं, जबकि विकसित देश जितने हैं वो लोग ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी में पेंशन ग्रेचुइटी उन लोगों का उतना नहीं होता है। अमेरिका में पता नहीं कितनी हज़ार कंपनियां हर साल बंद होता है, हर साल खुलता है, क्योंकि उनको पता है कि बिजनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क, और बंद होगा खुलेगा। लेकिन वो मानसिकता हमें होना चाहिए कि एक बार जॉब मिल गया और वो फिर बस बैठ के हम खाएं, फिर नहीं होगा। ये मानसिकता छोड़ना पड़ेगा। तो चाहे कैसा भी मंदी आए, ऐसा नहीं बोल सकते कि अब नहीं आएगा, ये भी नहीं बोल सकते कि आ जाएगा। जब सर का जो कहना है कि जब उन्होंने दिया है तो कुछ ना कुछ पैरामीटर उन्होंने अध्ययन किया होगा,
अगर आएगा तो हमें चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है कि उसकी सॉल्यूशन क्या है और हम कर क्या सकते हैं। हम उद्यमिता का और बढ़ें, हम अपने इंडिजिनस प्रोडक्शन ज़्यादा करें, सारे चीज़ों को हम यूज़ अपना खुद करें, ठीक है। और होममेड चीज़ें हों, सेल्फ मेड चीज़ें हों। और अभी एक चीज़ जो एनईपी में चेंजेस हो रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जैसे मैं सिंगापुर गया था तो वहाँ देखा एक यूनिवर्सिटी बना हुआ जो NUS है, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। एक है सोसाइटी को डेवलप करने में काम करते हैं, ठीक है। तो एक है कि लोकल प्रोडक्ट को, लोकल सर्विसेज को डेवलप करने में काम करते हैं। कुछ हद तक उसी मॉडल में NEP को ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है सेल्फ सफिशिएंट बने। हम जैसे अब चाहे दुनिया भर की इकोनॉमिक्स की प्रिंसिपल, मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स किताब में पढ़ लीजिए, लेकिन हर देश में सोशल साइंस है तो अपनी सोसाइटी के अनुसार वो सब लागू होता है, ठीक है। तो अपने सोसाइटी के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए जो चीज़ें जिस टाइप से लागू हो, ठीक है। तेंदुपत्ता की कॉन्सेप्ट शायद विदेशों में नहीं है, लेकिन तेंदुपत्ता हमारे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में जुड़ा हुआ है। उस चीज़ को अगर हम डेवलप करें, ठीक है। हमारे यहाँ जो छोटे चाइना और अपने में एक डिफरेंस क्या है जानते हैं? हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं ऊपर से नीचे की ओर, वो लोग डेवलप करते हैं गांव से, आर्टिशियंस को, रूरल पीपल को, जो छोटे हाथ से काम करने वाले क्राफ्ट्समैन हैं उनको। तो क्या होता है, उनको डेवलप करना कठिन है। उनको अगर आप डेवलप कर दिए तो कहीं ना कहीं ऊपर की ओर तो लोग जो जॉब कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो उद्यमी हैं, उनके लिए आसान है। तो हम तो यही बोलेंगे कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वर्ल्ड में, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम खुद ही करें, हम री इंजीनियरिंग करें, हम उनकी चीज़ों को देखें और उसको लोकली हम भारत में किस तरीके से लागू कर सकते हैं, उस मॉडल को हम अपनाएं। कोई हर मॉडल अलग होता है। मेरा मानना, हाँ बताएं। कि मैं बहुत होपफुल हूँ 2 पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। जैसा एक सर ने बता दिया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है, इसके सिलेबस में, इसके कंटेंट में बहुत वर्क किया गया है और बहुत इफ़ेक्टिव कंटेंट है। बट इम्पॉर्टेंट कहाँ आता है, उस पर हम टीचर्स का रोल आता है कि वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है। हमारी जो टीचर बिरादरी है, ये मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि उसमें जो कंटेंट है, हम उद्यमिता विकास बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, बट सिर्फ सब्जेक्ट की तरह पढ़ा रहे हैं। उसको उद्यमिता में बदला कैसे जाए, ये इस लहजे से पढ़ाने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, इस कंटेंट जो सिलेबस है, ये इंटरकनेक्टेड गवर्नमेंट, मुझे जो लगता है कि जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है एक इंक्यूबेशन सेंटर्स खोलने का, मैंने इस पे अपना एनालिसिस में मान के चलता हूँ कि अगर ऐसा भी हो जाए तो आज से 10 साल बाद इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंज दिखेगा। कि हर साल अगर एक इंक्यूबेशन सेंटर 100 लोगों को लेता है, इक्विप्ड करता है, और केवल 5 लोगों को वो प्रॉपर खड़ा कर पाता है, तो अगले 5 साल में या 10 साल में 50 लोगों को खड़ा करता है। और उस 50 में से भी अगर उस डिस्ट्रिक्ट में 10 साल में एक यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी हो जाती है, तो हिंदुस्तान में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और कितनी यूनिकॉर्न कंपनियां खड़ी हो जाएंगी, और कंट्री कहाँ पहुंच जाएगा जब 1000 यूनिकॉर्न कंपनी होने पर इंडिया की आज ये पोजीशन है कि हम 5th इकोनॉमी है। तो आई एम वेरी होपफुल कि एजुकेशन सिस्टम पे भी अच्छा काम हो रहा है। बस कुछ सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि इसको हम एक सब्जेक्ट ना ले लें। जैसे मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो मैं उसको एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। मैंने सिलेबस को रख दिया साइड में, सिर्फ सब्जेक्ट से कंटेंट उठा लिया है कि ये पर्सनालिटी बच्चे के अंदर होनी चाहिए। तो अगर मैं 5 यूनिट में से अगर 2 यूनिट का 2 कंटेंट भी बच्चे को साल भर में सिखा देता हूँ तो इट इज़ वर्थ, क्योंकि पास तो वो वैसे भी हो जाएगा और वो भी अच्छी तरह से जानता है। तो अगर उसके अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो जाएगी, फॉर एग्जांपल उसके अंदर वीडियो मेकिंग की ही क्वालिटी डेवलप हो गई, दैट इज़ अ ट्रेमेंडस स्किल, तो वही वो अपनी एटलीस्ट ब्रेड बटर का अरेंजमेंट तो खुद ही कर लेगा, नौकरी नहीं ढूंढेगा। तो आई एम वेरी होपफुल कि अगर ये 2 एस्पेक्ट इतने अच्छे हैं तो आने वाले समय में और अच्छी चीज़ें होंगी। देखिए, बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे मेरे सहयोगी अग्रवाल सर बता रहे थे, नेप जो 20 है, नई एजुकेशन पॉलिसी, बड़ा यूनिक है, बड़ा अभूतपूर्व है। चूँकि बहुत दिनों से चला आ रहा था, जो पॉलिसी चला आ रहा था बहुत दिन के बाद चेंज हुआ है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसमें जो एम है, उसका गोल जो है, हम लोग जो कॉलेज में पढ़ा ही रहे हैं तो देखता हूँ, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए उतना नहीं पढ़, लेकिन कहे जो कोई भी लड़का निकले तो कुछ ना कुछ स्किल लेके निकले। स्किल निकले तो वो क्या है, जो स्किल, अच्छा ये स्किल ऐसा नहीं है जो बहुत रॉकेट साइंस है,
एकदम डे टू डे साइंस है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये है वो है, जिससे क्या है जो कुछ ना कुछ वो कमा लेगा। इवन ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, उसी में खड़ा हो जाएगा तो 10,000 रुपये महीना कमाएगा। एकदम बेसिक चीज़ है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया है, इसका फार रीचिंग पूरे भारत में प्रभाव पड़ेगा। और आपको तो धन्यवाद इसलिए भी देना चाहिए जो आज नई शुरुआत, ऐतिहासिक शुरुआत मध्य प्रदेश से दूसरा चीज़ हुआ जो हिंदी में मेडिकल की भी पढ़ाई शुरू की। इसीलिए भाई आगे बढ़ना है तो थोड़ा रिस्क लेते हैं, देखते हैं, अच्छा ही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।